वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वैलेंस बॉन्ड यानी वीबी थ्योरी। देखिए जो VSEPR थ्योरी थी, उस थ्योरी में बहुत सारे लिमिटेशंस थी। उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी। अब देखिए जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी, इस थ्योरी में शेप नहीं बताई गई थी। अलग अलग शेप्स कौन कौन सी होती हैं वो नहीं एक्सप्लेन की जा सकती थी मॉलिक्यूल की। तो अलग अलग शेप्स एक्सप्लेन करने के लिए यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई गई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो थ्योरीज आई थी। तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। ये जो थ्योरी है 1927 में हिटलर और लॉन्डन ने दी थी और इसको डेवलप किया गया था पूलिंग के थ्रू। अब इसके टर्म में, इस थ्योरी की टर्म में एग्जाम्पल लिया गया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी जब दो H आपस में कंबाइन होते हैं तो H2 बनाते हैं। जब दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे, दो एटम्स हाइड्रोजन के आपस में कंबाइन होंगे, तो उसमें इंटरेक्शन होगी। जब वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, नए फोर्स लगेंगे। एक हाइड्रोजन जिसका एक सेंटर न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, उसके एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब दूसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का सेंटर है A और उसका जो इलेक्ट्रॉन है इसे EA से दिया गया है। दूसरा हाइड्रोजन, उसका भी एक न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस है B और उसका सेंटर है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके सराउंड रिवॉल्व करेगा वो है EB। अब जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे, तो नई फोर्सेस लगेंगी। तो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन कब लगती है? जब दो सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे के पास पास आते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे और जो दोनों के इलेक्ट्रॉन है इसमें भी फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, ये भी एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है न्यूक्लियस के बीच में, जो कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो लगेगी। अगर सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी तो करते हैं। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है जो न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसमें भी और आपस में भी इनकी अट्रैक्शन होती है। तो ये नई फोर्सेस जनरेट होती हैं। तो इसमें क्या है कि जब दो हाइड्रोजन, एटम A और एटम B, एक दूसरे से इंफिनिटी डिस्टेंस एक दूसरे के पास आएंगे तो इंटरेक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। A यानी कि A से B के इलेक्ट्रॉन की तरफ और B से A के इलेक्ट्रॉन की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। और फोर्स ऑफ रिपल्शन ये बीच में जो लग रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में। तो इस तरह से ये जो है ये बनाता है H2 मॉलिक्यूल का डायग्राम, जो नई फोर्सेस जनरेट होती हैं। ये जो फोर्सेस हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हैं और ये जो रेड कलर की हैं ये फोर्स ऑफ रिपल्शन की हैं। अब अगर बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के केस में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा अट्रैक्टिव फोर्स का वो ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में। अट्रैक्टिव फोर्स का ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होती है जब मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फॉर्मेशन होती है। क्या होती है?
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लग जाती है जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। और जहां पे पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो है दोनों न्यूक्लियर के बीच डिस्टेंस जो कि डी नोट, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट, ये है बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब जो डी नोट है ये बॉन्ड लेंथ को बताएगा और ई है ये बॉन्ड की एनर्जी को बताएगी। अब ये जो पॉइंट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम एनर्जी को, पावर ऑफ मिनिमम एनर्जी को। मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, एनर्जी में चेंजेस आते हैं और मिनिमम एनर्जी होती है मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। एटम जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं कंबाइन करना एक दूसरे से, इन्फिनिटी डिस्टेंस से एक दूसरे के पास आते हैं और कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और स्टार्ट करते हैं एनर्जी को लूज करना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी एग्जिस्ट होती है। तो एक सर्टेन इक्विलिब्रियम आ जाता है डिस्टेंस से, जिसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन बैलेंस हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो इसमें मिनिमम सिस्टम मिनिमम हो जाता है जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये क्या होता है, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस, दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को, इसके बीच के डिस्टेंस को, तो ये जो है हाइड्रोजन के केस में 75 pm पिकोमीटर होता है। अगर ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाती है, ओवर पावरिंग अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाती है। तो इसमें केमिकल बॉन्डिंग बनती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम इन्हें ब्रेक करना चाहें, अगर हम चाहते हैं कि ये ब्रेक हो, तो इसको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी इसमें से रिलीज हुई है। अगर हम इन बॉन्ड को ब्रेक, मान लीजिए H2 की फॉर्मेशन हो गई, हमें इसे कितनी एनर्जी देनी है कि वो फिर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेपरेट हो जाए, तो उतनी ही एनर्जी हमें इसे देनी पड़ेगी। यानी कि 435.8 किलो जॉल पर मोल एनर्जी हमें H2 को देनी पड़ेगी कि फिर से वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सेपरेट हो जाए। तो ये फॉर्मेशन होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की। ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब वो कंबाइन होते हैं। तो एनर्जी, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स के लिए वो होती है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इस एनर्जी को बोलते हैं। अब ये तो हो गया हाइड्रोजन की बात। नेक्स्ट बात करते हैं हीलियम की। अब हीलियम की कोई फॉर्मेशन नहीं होती, हीलियम की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है, नो फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। अब देखिए हीलियम जिसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। एटम ए है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे हीलियम की भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये आपस में एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन तो इनमें भी लगेगी। तो देखिए ये क्या है, ये दोनों नेगेटिव, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव दूसरे हीलियम की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, सेम सब में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगेगी। पॉजिटिव इसमें देखिए क्या है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस तरह से भी रिपल्शन ज्यादा होगी। तो ये क्या है, 5 फोर्स ऑफ रिपल्शंस लग रही हैं और 4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लग रही हैं। तो जब हीलियम आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 5 न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो अट्रैक्शन फोर्स भी लगती है, ऐसे दोनों लिख रही है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। तो जो फॉर्मेशन होती है हीलियम मॉलिक्यूल की वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इसमें इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की। 2 हीलियम एटम जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो ये क्या होती है कि हीलियम की आपस में कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगी, हीलियम आपस में कंबाइन नहीं करेगा। नॉर्मली हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे उसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट होती है, तो ये हीलियम की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है।
अगर हम इन्हें ओवरलैपिंग के टर्म में करें तो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं जब पार्टिकल ओवरलैप करते हैं। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से ओवरलैप करती है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे तो इसमें पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, यानी कि दोनों एटम हाफ फील्ड और हाफ फील्ड होंगे और फिर वो एक दूसरे से कंबाइन होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन करेंगे। ये जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, ये डिपेंड करती है ओवरलैपिंग पे, कितनी ओवरलैपिंग होती है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट। अब H एटम है, जब एक H एटम दूसरे H एटम से मिलता है, दूसरे में भी एक ही एटम इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इससे भी, तो दोनों शेयर कर लेंगे। तो ये क्या करते हैं, शेयर करें, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों शेयर कर लेंगे, तो H2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड की, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब फ्लोरीन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। अब यहाँ पर देखिए कि फ्लोरीन जिसमें p ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसमें क्या होगा कि p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, p की जो हमारी शेप होती है वो ये वाली शेप होती है, ये वाली लोम्स होती हैं। तो x में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, y में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और z में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये वाली z की लोम है ना, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑपोजिट स्पिन करते हैं, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो ये इस तरह से एक H एटम फ्लोरीन के एक एटम से कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा। ये हाइड्रोजन का एक और ये फ्लोरीन का एक, ये लोब होती है। ये लोब क्या होती है, आपस में ओवरलैप करेगी। अब ये वाली जो लोब होगी ना, जब ये ओवरलैप करती है तो एक लोब, ये वाला छोटी हो जाती है, ये वाली लोब छोटी हो जाती है। ये पी की शेप होती है, ये मैं पहले भी करवा चुकी, ये पी की शेप होती है, एस पी डी एफ की शेप्स में करवा चुकी हूँ। एक्स वाई जेड की शेप, अगर एक इलेक्ट्रॉन जब ये शेयर करेगा तो ये वाली लोब, पिछले वाली लोब छोटी हो जाती है, ये वाली नहीं होंगी। तो ये आगे, ये तो हो गई हाइड्रोजन फ्लोराइड की। अगर हम फ्लोरीन की कॉम्बिनेशन करें, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन तो हम जानते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसे अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये आउटर मोस्ट, ये इसके कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर होता है, तो ये एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटम px py z में एक है। दूसरे फ्लोरीन का एटम्स के साथ जब कंबाइन होगा तो इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो ये दोनों आपस में कंबाइन, ये लोब्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी। तो दोनों की बैक वाली लोब छोटी हो जाती है, ये वाली भी छोटी हो जाएगी, ये वाली भी छोटी हो जाएगी, और ये जो बीच में है ये ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये F2 मॉलिक्यूल बना लेता है। तो जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की वो अलग अलग होती है, H2 की, HF की और F2 की। हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, ये H और F की सबसे ज्यादा होती है। HH की उससे कम होती है और FF की उससे कम होती है। इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो 566 किलो जाउल पर मोल होती है। हाइड्रोजन की 436 किलो जाउल पर मोल और FF की होती है 126 किलो जाउल पर मोल। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर हम बात करें कि H2 की जो फॉर्मेशन है वो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो इसमें वो H3 मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस क्यों नहीं करते, H3 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनते, H4 मॉलिक्यूल्स में क्यों नहीं बनते। देखिए इजीली एक्सप्लेन करें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ताकि वो अपनी डुप्लेट पूरी कर लगे।
तो दो हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं और दोनों की डुप्लेट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन H3 के केस में क्या, जब H2 की कंप्लीट हो जाती है तो H3 को जरूरत ऐसी बनी एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं भी, क्योंकि क्या होगा कि ये तो कंप्लीट हो गए, H2 स्टेबल हो गया, तो इस वजह से इनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती, कोई हाफ फिल्ड एटम नहीं बच पाता। तो ऐसे ही H3 और H4 की फॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसे हीलियम की He2 क्यों नहीं बनते? हीलियम की पहले ही आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है, उसकी डुप्लेट कंप्लीट होती है, तो इसी वजह से वो क्या नाम है, अगर वो स्टेबल होता है तो इस वजह से वो ओवरलैप नहीं कर सकता, तो हीलियम की कोई भी फॉर्मेशन नहीं होती, He2 ये नहीं बनाते। तो ये होती है हमारी फॉर्मेशंस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये थ्योरी 1932 में हंट्स द्वारा प्रोवाइड की गई थी। अब इस थ्योरी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इन्होंने क्या कहा था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो वैलेंस बैंड थ्योरी की तरह ही, जैसे वैलेंस बैंड थ्योरी हमने की थी, वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास आती हैं, जब वो एक दूसरे के पास आती हैं तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं और ओवरलैप करके एक नया ऑर्बिटल बना लेती हैं। इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो ये ही रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। एटॉमिक ऑर्बिटल में ये क्या होते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिफाई किए जाते हैं, लेकिन जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और एक दूसरे से कंबाइन होके फॉर्म करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो नया ऑर्बिटल बन जाता है और इसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा गया है। अब जैसे कि एग्जाम्पल लिया है, जैसे 2 एग्स लेते हैं, एग की बात कर रहे हैं, अगर एग को ब्रेक करते हैं तो उसके 2 पोर्शंस होते हैं, एक येलो पोर्शन और एक वाइट पोर्शन। जब उन एग्स को फ्राइंग पैन में डाला जाता है तो उसके जो येलो पोर्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके जो वाइट पोर्शंस होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तो ये दोनों हैं येलो पोर्शंस एग के, और दूसरे जो वाइट पोर्शंस हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। जब ये वाइट पोर्शन मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, एक होके एक फॉर्म बना लेते हैं, जबकि येलो पोर्शन फिलहाल भी अलग अलग ही हैं। तो ये जो है, ये वाइट पोर्शन है दोनों एक्स का जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए अप्लाई किया गया था, एग्जाम्पल दिया गया था कि दो एक्स जिसके दो जो वाइट येलो पोर्शन होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन वाइट पोर्शन मिक्स होके एक हो जाते हैं। जब तक उन्हें मिक्स नहीं करते तब तक वो मिक्स नहीं होते। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो भी यही रिप्रेजेंट करती है। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी स्टेट होती है मॉलिक्यूल्स की, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो फिल होते हैं ऐसे ही जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, उनकी अपनी एक एनर्जी स्टेट होती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिल होते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। अब जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। दो हाफ फिल्ड कैसे, जैसे दो हाइड्रोजन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों हाइड्रोजन के अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो इसमें जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग ये इस फॉर्म में मिलते हैं, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में मिलते हैं। ये क्या है, इस फॉर्म में मिलने से इससे क्या हुआ है, कोई भी न्यू ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होती, ये वैलेंस बॉन्ड अप्रोच होती है, कोई नई ऑर्बिटल नहीं बन रही है। लेकिन मॉलिक्यूलर बॉन्ड अप्रोच में जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो ये क्या होता है, नया ऑर्बिटल बना लेते हैं आपस में मिलके। ये डिफरेंस है वैलेंस बॉन्ड अप्रोच और मॉलिक्यूलर बॉन्ड अप्रोच में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, जबकि वैलेंस बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है, कोई नई ऑर्बिटल फॉर्मेशन नहीं होती। अगर हम प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ग्रुप ऑफ न्यूक्ली में, यानी कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूक्ली, ग्रुप होता है ये, ठीक है, क्योंकि नई ऑर्बिटल में ग्रुप बन जाता है ना न्यूक्ली का। तो
ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस में जस्ट ऐसे ही होती है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक सिंगल न्यूक्लिय में अराउंड, यानी कि अगर हम सिंगल की बात करें या ग्रुप की बात करें, अगर सिंगल में भी वैसे ही होती है, ग्रुप में भी वैसे ही होती है। और इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, हमने पॉसिबिलिटी की इलेक्ट्रॉन्स की जो पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वैसे ही होती है जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में होती है, सिंगल न्यूक्लिय में होती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेती हैं। अब इसमें क्या कंपैरिजन होता है कि जैसे कि 1s ऑर्बिटल है, 1s सिर्फ 1s के साथ ही कंबाइन होती है, वो 2s के साथ कंबाइन नहीं हो सकती, ठीक है। s के साथ ओवरलैप कर लेता है, ऐसे ही s pz के साथ ओवरलैप कर लेता है, लेकिन px और py के साथ ओवरलैप नहीं करता। ये मैं आपको बताएंगे इसी टॉपिक में आगे, फर्दर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम आपको सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि ये कैसे ओवरलैप करते हैं, क्यों नहीं करते। s के साथ कर लेता है, s pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेता है, लेकिन s px और py के साथ ओवरलैपिंग नहीं करता। तो ये भी चीज देखनी पड़ती है कि वो किस तरह से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किस तरह से कंबाइन हो रही हैं। नेक्स्ट है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि दो मिल रहे हैं तो इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, जितने कंबाइन हो रहे हैं उसे की ही इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इसका जो हम डायग्राम है कुछ इस फॉर्म में लेते हैं। ये जो डायग्राम है ना, ये हमारा एनर्जी डायग्राम बताता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ये कैसे बना है ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो एक दो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये मान लीजिए ये है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। दो को, एक नीचे वाला है, नीचे वाले को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर वाले को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये वाला, इसकी लोअर एनर्जी होती है और ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है। इसकी लो एनर्जी होगी, ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी, किसके कंपैरिजन में, एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले के कंपैरिजन में। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें सिग्मा, यानी कि सिग्मा पाई डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उन्हें इन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो शेप होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो डिपेंड करती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो रही हैं वो किस तरह से कंबाइन हो रही हैं, वो अलग अलग फॉर्म में कंबाइन होती हैं। इसके अलावा जो फिलिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, रूल्स के अकॉर्डिंग। ये डायग्राम मैं आपको आगे भी हम फर्दर, क्योंकि हमने इसी डायग्राम को लेके चलना है, तो ये डायग्राम मैं आपको फर्दर समझाऊंगी। ये बॉन्डिंग कैसे बनी है, एंटी बॉन्डिंग, इसी के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है कि जो फिलिंग ऑर्बिटल होती हैं वो कुछ रूल्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वो 3 रूल्स होते हैं, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला होता है अफबर्ग प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो फिल होगा एक ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी पहले बॉन्डिंग में फिर एंटी बॉन्डिंग में, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो फिल होता है। दूसरा पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें एक में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑपोजिट स्पिन करेंगे। ये पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। थर्ड होता है हंट्स रूल। हंट्स रूल जो कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को बताता है, यानी कि ये क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो बनेगा वो तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते।
यानी दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है वो तब तक नहीं बनेंगे जब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रहे हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी सिंपल शेप होती है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम sp-d-f से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम सिग्मा पाई डेल, सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें पीछे डायग्राम किया था। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं उसमें जो सेंटर न्यूक्लियो होता है वो सिंगल एटम में होता है, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिंगल एटम के सराउंड मूव करते हैं, यानी कि मोनो सेंटर, एक सेंटर होता है। जबकि मॉलिक्यूलर में ज्यादा सेंटर्स होते हैं, यानी ज्यादा न्यूक्लिय होते हैं, जिसे पॉली सेंटर कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एग्जिस्ट होते हैं वो जो उसमें दो से ज्यादा न्यूक्लिय भी हो सकते हैं, इसे पॉली सेंटर कहा जाता है। ये क्योंकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। अब इसमें एक सेंटर होगा, जब दो सेंटर मिलेंगे तो पॉली सेंटर यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसमें देखिए कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो, यदि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था कि नीचे बॉन्डिंग होता है ऊपर एंटी बॉन्डिंग होता है, ये कैसे बनते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम है। तो जब बनते हैं ये, अब देखिए कि हमने यहाँ पे एक दो इफेक्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं इसमें LCAO यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि LCAO से एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें हम सपोज करते हैं साई ए और साई बी से इसे इनके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें की वेव फंक्शन बोलते हैं। अब ये है हमारे पास वेव्स हैं, एक वेव ये है जिसे साई ए से डिनोट किया गया है, दूसरी ये वेव ये है जिसे साई बी से डिनोट किया गया है। जब ये दोनों वेव, दो केस हैं, फर्स्ट केस में जब ये दोनों वेव एक दूसरे से ऐड होती हैं यानी सेम फेस में होती हैं तो ये एडिशन होगी, तो जब ये ऐड होती है तो इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जिसको हम फाई इज इक्वल टू बोलेंगे, फाई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। तो ये जो होती है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये वाली चीज रिप्रेजेंट करती है। जबकि दूसरे केस में जब ऑपोजिट फेस होता है, इसका फेस तो इस तरह से जा रहा है, इसका ऑपोजिट फेस है, ऑपोजिट फेस में जा रहा है, तो ये साई बी ए है, ये साई बी है। जब ये दोनों, तो ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब ये सब्सट्रैक्शन होगी तो इनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो ये क्या होगा, साई ए माइनस साई बी, यानी कि फाई डैश इज इक्वल टू होगा साई ए माइनस साई बी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी ऊपर वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है सब्सट्रैक्शन में। तो दो इफेक्ट होते हैं, ये दोनों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इस तरह से आए हैं, जो कि एक एडिशन से आता है, एक सब्सट्रैक्शन से आता है। अब देखिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो उसमें क्या होते हैं कि जो बॉन्डिंग में क्या होता है, एडिटिव इफेक्ट होते हैं, यानी एडिशन करके एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एडिटिव इफेक्ट्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जो सब्सट्रैक्शन इफेक्ट से बनता है उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट किया गया है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है बॉन्डिंग में ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग में कम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसमें फर्दर दो फॉर्म्स होती हैं, देखिए जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में हम sp-df से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो हमारे ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें सिग्मा पाई डेल से डिनोट करते हैं और इसमें सिग्मा स्टार पाई स्टार और डेल स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, हम एक पर्टिकुलर वेव्स के अकॉर्डिंग देखते हैं जो फॉर्मेशन पॉइंट आउट करते हैं। जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्रस्ट
और नेगेटिव पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। अब जब पॉजिटिव और पॉजिटिव बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब पॉजिटिव और पॉजिटिव कंबाइन होते हैं, तो क्या होता है, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होती है, और नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन होते हैं। जबकि एंटी बॉन्डिंग तब बनते हैं जब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कंबाइन होकर नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन होगा, क्योंकि इसमें सब्सट्रैक्शन होती है और एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो जैसे कि हमने अभी किया है पीछे, उसी तरह से ये बन करते हैं। साइन कन्वेंशन होती है, जो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रॉन वेव्स, उन्हें ये साइन कन्वेंशन है उनकी। अब इस केस में देखिए, अगर हम बात करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, यानी कि इनकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इंटर न्यूक्लियर रीजन में ज्यादा होती है, यानी इंटर न्यूक्लियर में ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसमें क्या होगी, शील्डेड होगी। वो एक दूसरे को, जो न्यूक्लियर है वो शील्ड करेंगे दूसरे को, और जो रिपल्शन होती है वो न्यूक्लियर के बीच में रिपल्शन कम होती है। जबकि एंटी बॉन्डिंग यानी कि इसके केस में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इंटर न्यूक्लियर रीजन में वो लो होती है और बहुत ही कम शील्डेड होती है। तो जो रिपल्शन होती है न्यूक्लियर के बीच में वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाई एनर्जी होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में, यानी लोअर, क्योंकि बॉन्डिंग की लोअर एनर्जी होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा एनर्जी होती है। तो एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा स्ट्रॉन्गली एंटी बॉन्डिंग होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। तो इसमें जो लोअर एनर्जी लेवल होता है उसे डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें कोरस्पॉन्डिंग जो उसके कंपेयर करें अगर उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो उसे स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोला जाएगा। तो ये जो होती है इसकी एनर्जी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। जबकि डेल डैश यानी कि यहाँ से ऊपर तक की एनर्जी, यानी यहाँ से लेके एंटी बॉन्डिंग तक की एनर्जी, जिसे डेल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर केस में, इसे डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। इसी वजह से इन्हें ये कहा जाता है। अब यहाँ पे जो इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबसे पहले बॉन्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बॉन्डिंग के केस में जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की इंटर न्यूक्लियर रीजन में वो ज्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो ज्यादा होती है। और जो जबकि एंटी बॉन्डिंग के केस में जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, कम होती है, इंटर न्यूक्लियर रीजन में डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, बॉन्डिंग के केस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इनमें अट्रैक्शन होती है दो एटम्स के बीच में। जबकि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में केस में, इनमें दो एटम्स के बीच में रिपल्शन होती है। डिफरेंस भी है ये। नेक्स्ट है, अगर बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं। लोअर एनर्जी लेवल पे होने की वजह से उनमें ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी लेवल पे होती है, उसमें लेस स्टेबिलिटी होती है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होते हैं वो एडिटिव इफेक्ट से बनते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट से बनते हैं, यानी कि phi is equal to psi a plus psi b, तो एडिटिव इफेक्ट होंगे और इसमें सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट होंगे। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल हैं उन्हें सिग्मा पाई डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एंडिंग बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार, डेल स्टार और पाई स्टार और डेल स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इनकी जो डिफरेंस है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के केस में, बॉन्डिंग के केस में डिफरेंस देखिए, बॉन्डिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग के केस में वो कम होती है, डिक्रीज होती है बिटवीन द न्यूक्लियर। बॉन्डिंग के केस में अट्रैक्शन होती है दोनों एटम्स के बीच में, और एंटी बॉन्डिंग के केस में रिपल्शन होती है, क्योंकि सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट आता है, जबकि बॉन्डिंग के केस में एडिटिव इफेक्ट आता है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में सिग्मा पाई डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल स्टार से रिप्रेजेंट किया जाएगा।
जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें अट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग के केस में रिपल्सिव फोर्स होती है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो लॉब्स होती हैं, जो लॉब्स बनती है वो सेम साइन से मिलके बनती हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, जबकि एंटी बॉन्डिंग में जो बनती हैं वो ऑपोजिट साइन से मिलके बनती हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्योंकि इसमें एडिटिव इफेक्ट होता है तो सेम साइन होते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसमें क्या ऑपोजिट साइंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट्स आते हैं। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एडिटिव इफेक्ट आता है साई ए प्लस साई बी, जो दो वेव्स आपस में मिलेंगी, एडिशन होगी, जबकि इसमें साई ए साई बी, जबकि इस पे सब्सट्रैक्शन होगी। तो ये इनके डिफरेंस आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।